नमस्कार। हम राजकीय इंटरप्राइज बसेड़ी के हॉल से आज आपसे सम्मुख रूबरू हो रहे हैं और रूबरू होने का जो कारण है वो आज हमारे विद्यालय में बालिका अभिप्रेरणा एवं किशोरावस्था शिक्षा का कार्यक्रम 2024 का यहाँ पर आज निर्धारित किया गया है और ये संदेश देता है कि पूरी दुनिया की जो आधी आबादी है वो महिलाओं की है और उनके हक के लिए उनको प्रेरित किया जाना है कि हर स्तर पर बालिकाएं किसी भी तरह बालकों से कम नहीं है। यह विभूत कराने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे गेस्ट आ जाएंगे जो अपना ये संदेश छोड़ के जाएंगे कि आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। वही सारे हक जो पुरुषों के लिए हैं वही महिलाओं के लिए भी कानून ने हमको दिए हैं और यही जानकारी देने के लिए हमारे बीच में तान्या मैडम आई हैं स्वास्थ्य विभाग से। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो किशोरावस्था का, किशोरावस्था में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में गर्ल्स को विशेषकर जो जानकारी प्रदान करेंगे वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से आएंगे। वैसे विद्यालय में हमारी जो मैडम लोग हैं या रेड क्रॉस सोसाइटी जो भी होती है उसके माध्यम से भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष दिन है तो ये हमारे बच्चे बैठे हैं और वो सामने आप देखेंगे बालिका अभिप्रेरणा का जो भी कार्यक्रम यहाँ पर आज होगा उसकी वानगी आपको दिखाई जाएगी अगले आने वाले कार्यक्रम में, तो बने रहिए हमारे साथ। आज बालिका शाखा पीरियड बहुत हो जाता है ना, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम रखा गया है बालिका विषय में और इसमें बहुत बच्चे को बताया जाएगा, स्पेशली जो बालिकाएँ हैं उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे टॉपर्स से 23-24 में मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CHO मैम तान्या मैम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती हेमा विष्णु मैम और हमारे विद्यालय की कमेटी के अध्यक्ष बिरला देवी मैम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य साथ में हमारे ज्ञान सागर शिक्षक और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी विदित हैं हम विगत वर्ष का यह कार्यक्रम बालिका अभिप्रेरण और किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। निरंतर हमारे विद्यालय में बाहर से अतिथियों को हम आमंत्रित करते हैं ताकि वह हमारी बालिकाओं को इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें और साथ ही अभिप्रेरित कर सकें उनके अधिकारों के विषय में और उन्हें जागरूक कर सकें कि हमारा संविधान उन्हें किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, किस तरह से वे अपने जीवन में अपनी शिक्षा को उपयोग कर सकते हैं और साथ ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप जिस उम्र के जिस दहलीज पर आप लोग हैं किशोरावस्था, जो यह निर्धारित करती है कि आपका पूरा जीवन किस दिशा में प्रगति करेगा, उसी पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथि महोदय उपस्थित हैं। तो औपचारिक रूप से प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम बैज अलंकरण के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगी। हमारी मुख्य अतिथि के बैज अलंकरण के लिए मैं अपनी मैम लोगों को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम जयगोनिशा मैम, कृपया आप तान्या मैम का बैज अलंकरण कर आज के कार्यक्रम में औपचारिक रूप से उनका स्वागत करें और जो तालियां बजाते हैं बहुत महत्वपूर्ण समय प्रदान कर रहे हैं। नहीं जी देखो देखो
2000 से 2019 के बीच में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 9 मिलियन महिलाएं जन्म से पहले लापता हो गई थी। तो यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे देश में बालिका भ्रूण हत्या के लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन आज की डेट में सारी परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। ऐसा कैसे मनुष्य कैसे जागरूक हुआ, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी कि बालिकाएं आवश्यक हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वह नितांत आवश्यक है। तो इसी विषय पर मैं अब आमंत्रित करती हूँ अपनी वक्ताओं को जो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगी हमारे बीच में है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती हेमा मिश्र जी कि वे आज के इस कार्यक्रम पर अपने विचार से संबंधित या किस प्रकार से गर्भपात कानून जो है उसने कैसे लाभ पहुंचाया है आज के समय में बालिकाओं को, या उनके जो प्रतिशत है समाज में जो बहुत कम हो गया था, तो उस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तानिया मैम। बाकी महिंद्रा को तुम गूगल पे कर दो। पहले हमारे इस देश में बालिकाओं की क्या स्थिति थी, उनके साथ क्या क्या अत्याचार होते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बदलाव तो आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो चेंजेस आने चाहिए ना वो नहीं आए। बहुत हद तक जो हमारा लड़कियों का स्टेटस है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। जल्दी सुरक्षा योजना चलाई है और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे कि बालिकाओं का जो स्टेटस है वो हमारे देश में बढ़ा तो है, बट प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि प्रोग्रेस कर लिया है वो नहीं करा है। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम वो चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं, कि इसके लिए जो गर्ल्स एजुकेशन पे मेन फोकस किया गया है कि अगर बालिकाओं को उनके अधिकारों का पता होगा तो वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगी, उसके बाद ही वो क्या कर सकेगी, अपनी अधिकार को यूज़ करके कुछ अच्छा कर सकेगी और अपने माता पिता और अपने देश का क्या कर सकेगी, नाम रोशन कर सकेगी। ठीक है, और जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स से रिलेटेड है, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन है। ठीक है, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि बॉयज एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही सुना होगा कि गर्ल्स को ही पढ़ाया जाता है। और जो डॉरी प्रथा है, सबने सुना होगा कि दहेज प्रथा, ज़्यादातर माता पिता क्या करते हैं कि लड़कियों को पैदा ही करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें आगे चल के फ्यूचर में अपनी लड़की को शादी करनी पड़ेगी और उन्हें दहेज देना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चे बालिका के पैदा होने से पहले ही उनको क्या करते हैं, उनकी गर्भपात करा देते हैं। ठीक है, और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट की। बहुत सारी महिलाएं हर फील्ड में काम कर रही हैं, हर फील्ड में सिर्फ मतलब कि टीचिंग ले लो, मेडिकल लाइन ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, कोई भी डिफेंस ले लो, हर फील्ड में काम कर रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं कभी भी कुछ ना कुछ ड्रॉप आउट रह जा रहे हैं, जिसमें कि महिलाएं पीछे रह जा रही हैं। अगर हमारे देश को क्या करना है, विकासशील से विकसित बनाना है ना, तो महिलाओं और पुरुषों को दोनों को एक समान चलना पड़ेगा, दोनों को इक्वल क्या करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं गर्ल्स को कम दे रहे हैं हम। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारा देश जो है अभी पीछे है, विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है। और इसके बीच लगभग 9 मिलियन बालिकाएं गर्भ में लापता हो गई, तो उसके निदान के लिए तकनीक बनी है। अब गर्भ में कभी भी कानूनी रूप से भ्रूण का पता नहीं लगाया जा सकता कि गर्भ में बालिका है या बालक है। कल ही मैं एक समाचार पढ़ रही थी, मैं उसका भी आपको उदाहरण दे दूं कि एक पिता ने अपनी गर्भवती 8 माह की गर्भवती पत्नी के गर्भ पर दराती मारकर उसका गर्भ जानने की कोशिश की। 5 बालिकाओं के बाद वो जानना चाहता था कि गर्भ में क्या है, तो उसने दराती मार दिया, काट दिया पेट, और पता चला कि अंदर बेटा था। बरेली की घटना थी और बच्चा तो उसी समय मर गया और माँ जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। तो समाज की स्थिति ये है, अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है। बालिकाओं के लिए अभी भी दृष्टिकोण में बहुत अधिक फर्क नहीं आया, क्योंकि मैं अपने ही सराउंडिंग्स में बात देखती हूँ कि जब कोई कहता है कि किसी की डिलीवरी होती है और कोई पूछता है कि क्या चेल है, तो बोलते हैं ओए जा। या आप सब भी फील करते होंगे, मैंने भी फेस किया है कि कोई बात नहीं, जैसे कि हमने कहा वो लड़की हुई है तो कोई बात नहीं। दूसरा अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, जो यह निर्धारित करता है कि अब माता पिता की संपत्ति में बालिकाएं भी बराबर की भागीदार हैं। पहले ऐसा होता था कि लड़कियां विदा हो गई तो पिता के घर से चली गई, अब उनका वहाँ कोई अधिकार नहीं है।
तो अब यह अधिकार मिलता है कि आप माता पिता की संपत्ति में अपना अधिकार मांग सकते हैं। तीसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, जिसका भी सर्वाधिक लाभ मुझे लगता है बालिकाओं को ही हुआ है, क्योंकि पहले बालिकाएं घर का काम करती थी और बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजते थे। समाज में अवश्य परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। चौथा विशेष अधिकार है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और अब 2020। पहले शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और अब 21 वर्ष कर दी गई है बालिकाओं की, ताकि वे आत्मनिर्भर हों। अभी भी गाँव में ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट करके लड़कियों की शादी कर देते हैं, लेकिन अब आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि 21 वर्ष से पूर्व कानूनी रूप से विवाह करना गैर कानूनी है, मतलब अपराध है। तो ये आपका अधिकार है, आपको इसके लिए जागरूक होना है। इंटर पास करके किसी को भी शादी नहीं करनी है, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए अपने घर वालों से बात करिए। आपको इतने स्कॉलरशिप देखिए गवर्नमेंट, आप हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में जाएंगे तो अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। इवन आय प्रमाण पत्र लगाकर भी आपको मदद के लिए वहाँ से धनराशि दी जाती है। और पांचवा है किशोर न्याय, जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के नाम से जाना जाता है। यह भी विशेष रूप से बालिकाएं जो सामाजिक, मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, जैसे कई सारी बालिकाओं को आपने देखा है कि बहला फुसला के वो घर से चली जाती हैं और उसके बाद घर वाले उनको वापस नहीं आने देते हैं, तो उनके लिए अधिनियम बना हुआ है, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई है। तो बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो बालिकाएं जिसके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। सिर्फ इतना सा नहीं है कि हमने आंसर दे दिया और बस हो गया, हम घर चले जाएं शाम को, घास काट ली, खाना पका लिया। इससे अलावा भी बालिकाओं का जीवन होता है, जैसे कि अभी बोरा सर ने कहा कि आत्मनिर्भर होना ही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उससे पहले आपको विवाह नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ कक्षा 12 से सोनिया को हमारे बीच में, कि वे अपने अनुभवों को आज के शीर्षक पर आपके साथ साझा करेंगे। उपस्थित है महिलाओं के अधिकारों के लिए, बालिकाओं के अधिकारों के लिए हम देखते आए हैं कि कई पहले से ही महिलाओं का काफ़ी समाज में शोषण हुआ है, जिसके विरुद्ध कई महिलाओं ने आवाज़ उठाई है, तो उन्हें दबाया गया है। यह बात कई हद तक सही है और कई हद तक गलत भी है, क्योंकि अगर महिलाएं चाहें तो वो अपने साथ होने वाले समस्त भेदभावों को रोक सकती हैं। बस बात उनके ऊपर निर्भर करती है कि वो रोकना चाहती है या नहीं। जब कहा जाता है कि तुम लड़कों के बराबर काम नहीं कर सकती हो, तो आपको जाना है आगे और उस काम को करना है, चाहे हम इसके बाद कितनी भी डांट खा लो अपने घर से। यह एक हकीकत है। जब आपसे कहा जाता है कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारी लड़कियां होती है जो मान लेती हैं, हाँ क्योंकि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक लड़की हैं। ये सोच हमारे दिमाग में बचपन से ही डाली गई है, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। और मैं कहना चाहूँगी कि अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करें, क्योंकि कोई भी आप अपने अधिकारों का खुद ही विरोध करती हैं, खुद ही से। लड़की की शादी होती है तो उसे लड़की दो परिवार को जोड़ के रखते हैं। पहले उसका मायका होता है, बाद में उसका ससुराल होता है। वो अपने लिए कब जिएगी? पहले जब उसका नाम लिखा जाता है, अपने पापा के साथ नाम लिखा जाता है, जब उसका नाम लिखा जाता है फिर उसका हस्बैंड का नाम लिखा जाता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं। वो कब कब अपने लिए जिएगी, कब स्वतंत्र अपने लिए लड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता। मतलब जब हम घर की बात कर ले, जब हमारा भाई, हमारा पापा अगर वो देरी से आए ना, उसे कुछ कहा नहीं जाता। अगर लड़की देर से आई, पहले तो कितना सुनाएंगे, अगर हाथ चले तो हाथ भी चलाएंगे। नॉर्मल सी बात है, आप सबके घर में यही होता है। कहते हैं लड़की को मेरी इज्जत है, तो कि लड़का इज्जत नहीं होता घर की? क्या लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं देखनी होती? लड़की को ही देखनी पड़ती। पहले वो अपने मायके की इज्जत देखेंगे, फिर उसका ससुराल की, उसकी भी कुछ वैल्यू है। तो हमें इस बारे में सोचना है। हम शिक्षित होकर भी उस बारे में सोचते नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना। पता नहीं, इतना एजुकेशन तो है पर फिर भी अच्छे से एजुकेशन नहीं है। पता नहीं कब विकास होगा। लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, अगर वो बाहर, वो कहेगी ना मुझे बाहर पढ़ना है, तो कैसे रहेगी? अकेले कैसे रहेगी? अलाना फलाना ढूंढना। खुद हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेशन नहीं करना, वो खुद हमें बाहर नहीं करना चाहते। कुछ हमारे आस पड़ोस के लोग कह देते हैं कि तुम्हारी लड़की बाहर है, अच्छा बाहर पढ़ी है, अकेले रहती है। अरे भैया वो अकेले रहती है, जरूरी है वो कुछ वहाँ गलती करेगी? वो अपने लिए पढ़ रही है, लिख रही है, तो अपनी पेरेंट्स का ही करेगी। तो लड़कों को ये कहा जाता है कि तुम पढ़ो लिखो, तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें आगे पढ़ने भेजेंगे। और लड़की का क्या है, घर के काम करेगी और उसे 12वीं तक की शिक्षा दिलाओ और फिर से शादी कर दी जाती है। और हमारे देश में अगर कभी ये भी कहा जाता है, अगर किसी घर में लड़की हुई है
और लोग अगर अपनी लड़की को आगे बढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि उन्हें देखो अपनी लड़की को कितना पढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि लड़की आगे जाकर अगर ऐसे कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा। ये घर की इज्जत है, लड़की को हमेशा यही कहा जाता है। और हमारे देश के कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कम उम्र में लड़कियों की शादी करते हैं। वो तो यही सोचते हैं कि लड़कियां बोझ है, अगर कल इसने पढ़ाई कर जाना है तो आज ही क्यों नहीं, कि हम इसे जल्दी पढ़ाई कर भेज दें। हमारे देश में कई राज्य ऐसे जहाँ लड़कियों की भी 15-16 साल की उम्र में शादी भी कर दी जाती है और लड़कियों को हमेशा के लिए फिर उन्हें 4 दीवारों में बंद रहना पड़ता है, उन्हें घर के कामकाजों में बिठा दिया जाता है। उसके बाद कभी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में कई लड़कियाँ उदाहरण भी है कि वो पढ़ी और आगे भी बढ़ी हैं। जैसे कि हमारे देश में 2 महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। हमारे देश में कई महिलाएं वर्तमान में भी मंत्रियां हैं और हमारे देश की वित्त मंत्री वर्तमान महिला ही हैं जो हमें देश का पूरा अर्थव्यवस्था का देखती है, वो भी एक महिला है। यहाँ तक कि हमारे देश से दूसरे देश गई हुई एक महिला भी दूसरे देश में एक बड़ी पद पर है। हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना, अपने जीवन में कुछ करना है। यह मैं निवेदन करती हूँ आज के अतिथि महोदय आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे ताकि इसको पारितोषिक प्रदान कर सकें। विद्यालय की ओर से सभी बच्चे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट एक स्मृति चिन्ह भी गायत्री को प्रदान करें विद्यालय की ओर से। और साथ ही मैं इसी क्रम में जोड़ना चाहूंगी हमारे विद्यालय से निवर्तमान एसएमसी और पीटी अध्यक्ष श्रीमान भगत सिंह जी ने भी अपनी ओर से एक डायरी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भेजी है। धन्यवाद गायत्री, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिका उर्मिला। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली समस्त बालिकाओं को मैं नाम ले रही हूँ, आप एक एक करके मंच पर पधारें। अंजलि कुमकुम हमारे बीच में उपस्थित नहीं है आज। निर्मला भी उपस्थित नहीं है। पायल भी नहीं उपस्थित है। ऋतु वर्मा, सभी खेलों में भी बहुत उच्च अपना प्रदर्शन दिया है तो उसके लिए विद्यालय में एक्सीलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स प्रदान कर रहा है। थैंक यू सानिया, पुरस्कार ग्रहण करें। इसके बाद खाने के लिए भेज देंगे थोड़ी देर में छोटे बच्चों। धन्यवाद। दिया है प्रियांशु मंडराल। प्रियांशु मंडराल, आपकी ओर से विद्यालय की ओर से एक स्मृति चिन्ह लगा लीजिए, कॉपी है, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। और एक हमारे पूर्व पीटी अध्यक्ष महोदय की ओर से डायरी। धन्यवाद। गौरव, भावना, गृह परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक और बालिकाओं को कक्षा 6 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे कुमारी आरती। आप अपना पुरस्कार ग्रहण करें। आरती सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे गौरव। करें। कक्षा 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे कुमारी विद्या। और कक्षा 11वीं में
किए थे कीर्तिका ने, आज कीर्तिका उपस्थित नहीं है। सभी बच्चे धन्यवाद, आप सभी का स्थान ग्रहण करें।